हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ है सत्यम वाजपेयी, जिन्होंने नीट 2024 में अपने थर्ड अटेम्प्ट में 685 स्कोर किया है। सत्यम ने पूरे साल बीवाइज क्लासेस की लाइब्रेरी में पढ़ाई की है और बीवाइज क्लासेस के कृष्णा बैच और बीट टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं। जब ये लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हमेशा मुझे ये कहते थे, देखना सर मैं 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करूंगा। और जो इनका पढ़ने का स्टाइल था, जो सत्यम ने मेहनत की है, और सत्यम के जब बीट टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आते थे, मैं भी बोलता था हाँ भाई सत्यम, आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकते हो। हालांकि सत्यम 720 स्कोर नहीं कर पाए, बट फिर भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए 685 नीट एग्जाम में आइडियल स्कोर माना जाता है। तो आज के वीडियो में हम सत्यम से जानेंगे कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने में उनकी क्या कमियां रह गई, ताकि जो बच्चे नीट 2025, नीट 2026 या आगे के लिए नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका टारगेट है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना, वो ये गलतियां ना करें जो सत्यम से हुई है, और वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो मैं सत्यम भाई आपसे उम्मीद करता हूं, जैसे हमेशा आप यहां मेहनत करते थे, ईमानदारी से टेस्ट देते थे, ठीक ईमानदारी से वो सारी बातें आज के इंटरव्यू में बताओगे, ताकि आपके इंटरव्यू से बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बताओगे? यस सर। चलो, सबसे पहले तो सत्यम भाई 720 तो नहीं हुआ, बट 685 बहुत ही अच्छा स्कोर है, और एक ड्रॉपर बच्चे के लिए मेरा मानना है कि एक आइडियल स्कोर है। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई। थैंक यू। अच्छा सत्यम, ये बताओ कि जब आपका 685 स्कोर आया, तो सबसे पहले आपकी फैमिली की रिएक्शन क्या थी? सर फैमिली वाले तो खुश थे, पर पर्सनली मैं नहीं खुश था, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने से। इनिशियली मुझे 690 पता थे, 685 तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुए। तो फैमिली वाले तो खुश थे, मतलब उनको। आपको कैसा लगा? सर मैं सेटिस्फाई नहीं था रिजल्ट से, मुझे लगता था कि मैं बेटर कर सकता था इससे। मुझे एग्ज़ाम टाइम में भी मुझे ऐसा फील हुआ कि लास्ट टाइम मुझे वो 3-4 मिनट मुझे कुछ कम लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे 2-4 मिनट और चाहिए थे पेपर देते हुए, और शायद मैंने लास्ट के मंथ में थोड़ा-सा प्रिसाइज़ रिवीजन नहीं किया सब्जेक्ट का मेजर टाइम में, अप्रैल में। तो मे बी वही रीज़न हो सकता है 720 नहीं आने का। अच्छा, आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं कर पाए, इसके दो मेजर रीजन मानते हैं। एक तो लास्ट टाइम पे प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ, और दूसरा पेपर के दिन 3 घंटे 20 मिनट वो टाइम थोड़ा सा सही से मैनेज नहीं हो पाया, कहीं 3-4-5 मिनट की कमी रह गई। यही मेन रीजन। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट चाहिए था पेपर टाइम में। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? सर पेपर में टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जितने भी मेजर टेस्ट देते हैं या जितने भी टेस्ट सीरीज के पेपर देते हैं, आप कोशिश करिए कि आपका पेपर 3 घंटे से पहले खत्म हो जाए। मतलब 3 घंटे में आपको OMR भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप यही टारगेट रख के चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए वो। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो फिर वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी पहले देखे नहीं है, और फिर एग्जाम का प्रेशर है, तो शायद मुझे लगता है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं वहां पे अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल, मतलब भाई इनका मेन देखो, वो था ना, दर्द सीधा जुबान पे आ जाता है कि बड़ा दर्द तो यही है। रिवीजन भी अलग है, लेकिन पेपर में टाइम मैनेज होना बहुत जरूरी है कि आप पहले ही 3 घंटे 20 मिनट की बजाय 3 घंटे में प्रैक्टिस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर आराम से पूरा हो जाएगा, और जो सत्यम को दुख हुआ वो शायद आपको नहीं होगा। इसके अलावा रिवीजन के लिए क्या बोलेंगे कि रिवीजन में जो कमी रह गई उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? सर रिवीजन के लिए मुझे लगता है सर लास्ट में थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपके सब्जेक्ट जो अच्छे हैं, जो तैयार हैं, उनको आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, जिसमें आपके मेजर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या आपको फील हो रहा है कि मेरा फिजिक्स नहीं अच्छा है या केमिस्ट्री नहीं अच्छा है या मुझे बायो पे फोकस करना चाहिए, तो आप स्पेसिफिक हो जाइए। मतलब लास्ट मंथ में तो आप स्पेसिफिक होके रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा। ओके, मतलब
लास्ट टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं पूरे साल, उसकी बजाय जहां पे मिस्टेक हो रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। जहां मिस्टेक हो रही है या जहां पे मार्क्स कम आ रहे हैं जिस पार्ट में, उस पे ज्यादा फोकस करें। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है आपके मार्क्स, जैसे मेरा था कि मेरे बायो में अच्छे आ रहे थे, 350 360 आते थे, पर मुझे लगता था ये चीज कि मुझे बायो पे फोकस करनी चाहिए, तो मैंने मतलब ट्राई किया बायो को लास्ट में टाइम देने का। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं वो भी ठीक है, पर एक इंडिविजुअल को फीलिंग आ जाती है कि मेरा ये सब्जेक्ट थोड़ा और अच्छा होना चाहिए या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर उसको थोड़ा स्पेसिफिक लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा मुझे। अच्छा सत्यम, एक बार आप अपने तीनों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल स्कोर बताओ। सर फिजिक्स में 175, सर 180 थे, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 मार्क्स कम हो गए थे। वेरी केमिस्ट्री में 165 और बायो में 345। ओके, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। और खास करके अगर हम बात करें फिजिक्स की, मैं मान के चलूंगा ऑलमोस्ट 180 ही है। हालांकि फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक ही आंसर माना, तब आपके 175 हुए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है, और जो बच्चे 180 टारगेट करते हैं वो तो ज्यादा घबराए रहते हैं यार फिजिक्स में कोई कमी ना रह जाए। तो आपने भी 180 टारगेट रखा था, 175 आपने ऑफिशियल स्कोर भी किया है। तो आपका क्या प्लान था, आपने कैसे फिजिक्स पढ़ी थी? सबसे पहले एक बार ब्रीफ में ये बताओ। सर फिजिक्स में टीचर्स के नोट्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, और नोट्स के थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं। थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर क्वेश्चन मेन हो जाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करने हैं उसके लिए। ओके, अच्छा आपका क्या मानना है कि फिजिक्स में बच्चे को नोट्स पढ़ लिए, अपने टीचर नोट्स पे फोकस किया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करने चाहिए? सर मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। अब सर किसी को एक कॉन्सेप्ट से केवल 20 क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ती है, किसी को 50, किसी को 100 करने पड़ जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल पे हो सकता है। आपको कितने क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि अब इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, तो वो स्टूडेंट अपने आप इसको गेस कर सकता है। ओके, आपका ये कहना कि आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए। अच्छा मान लीजिए किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टेट्स के 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसके बाद भी उसके टेस्ट में क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? सर फिर रिपीटेटिव हो जाए तो बेटर रहेगा, मतलब आप फिर से एक बार आपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को रिपीटेडली आप सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आपने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैक्सिमम वैरायटी आपने कवर कर ली है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ कमी है। कुछ कमी रह गई है आप में। तो कोशिश करिए कि आप उसको रिपीटेडली सॉल्व करिए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ओके, मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में कोई कमी रहेगी तो पहले आप दोबारा से नोट्स पढ़ो, नोट्स के क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाओ, फिर वापस वही 150 क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, मतलब जब भी आपको रिवीजन करने की जरूरत लगे कि मुझे रिवीजन करना चाहिए इस चैप्टर का, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है कि एक चैप्टर में 50 to 100 के बीच में क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, आप उनको सॉल्व कर डालिए, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर के किस पॉइंट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो गेस हो जाता है। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है। ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है कि आप सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो रिवीजन से पहले। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चैप्टर करना है, सेमीकंडक्टर करना है, आपने सबसे पहले सेमीकंडक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, लास्ट 15 ईयर के काफी मेरे ख्याल में, अब 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। उसमें ना आपको एक तो ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर कैसे थियरी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन से फॉर्मूला पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और आपको अपनी कमियां भी पता चलेगी। फिर उसके बाद रिवीजन करें, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ सर, ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कभी कभी तो खुद गेस हो जाता है कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, क्योंकि वो रिपीटिशन में रिपीटेड पिछले 3 साल में कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ, वो रिपीटेशन में आ जाता है, फिर वो खुद ही गेस हो जाता है कि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड भाई, फिजिक्स में तो बहुत अच्छे सजेशन दिए सत्यम ने। अगर आप इसके अलावा कोई और पर्सनल पॉइंट आप रखना चाहते हो बच्चों के सामने? सर मैं तो बस यही कहूंगा कि टीचर के नोट्स सबसे प्रायोरिटी पे रखिए आप। वो कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपकी वाइब किससे मैच करती है पढ़ने में, वो आपका पर्सनल है। कोई भी टीचर पढ़ाता है वो उतना अच्छा पढ़ाता है कि आप
सिलेक्शन से बेटर स्कोर कर सकते हैं। आप 180 में 160 70 180 के आसपास जा सकते हैं। तो आप टीचर को फॉलो करिए फिजिक्स में अपनी। ओके। अच्छा, एक मैंने ये सुना है कि फिजिक्स में अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 करने हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको बायो की तरह रटना चाहिए, केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स की एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए? सर मुझे जो टीचर्स ने पढ़ाया था उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं एनसीईआरटी के हर वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे लगता है कि टीचर जब भी पढ़ाता है तो वो सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर लेता है। फिर भी आप करेंट सिनेरियो को देखते हुए जो पॉइंट्स टू फाउंडर होता है एनसीईआरटी का उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी होल एनसीईआरटी पढ़ना मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। आप बाकी चीजों पे फोकस कर लीजिए। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात कही है सत्यम ने कि आप जैसे कोई भी टीचर है आज प्रेजेंट टाइम पे मोस्टली टीचर एनसीईआरटी फोकस्ड है। वो एनसीईआरटी आपके नोट्स में कवर कर लेते हैं, उसमें आप अपने नोट्स को अच्छे से करिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर एनसीईआरटी में अगर आपको पढ़ना है आप पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लीजिए, वहां पे आपके सारे जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है जो पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। और सर अभी प्रीवियस ईयर में जब भी थ्योरी सेक्शन से कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन आई है वो पॉइंट्स टू फाउंडर से ही आया है। ओके, तो मतलब मेन तो ये ना फिजिक्स में तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, कॉन्सेप्ट रख के चलो, मतलब आपके पास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिना एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना आराम से 160 170 175 तक कर लोगे। पहले वो टारगेट करो फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाओ। हाँ, फिर अगर आपको लगता है आपके पास टाइम बहुत है। ज्यादा टाइम है हाँ। और आपको 170 165 170 मेजर टेस्ट में और बाकी टेस्ट में आ रहे हैं आपके, फिर आप कोई आपकी इच्छा है तो आप पढ़ लीजिए फिर तो। वेरी गुड। तो फिजिक्स के बारे में तो बहुत अच्छा गाइड किया आपने। अब मैं बात करूंगा सेकंड केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैं कभी ये विक्रम सर बैठे साथ में, मैं इनको बोलता था यार सत्यम 180 कर देगा। टेस्ट हुआ आपका शाम में संडे को ही, विक्रम बता सत्यम का कितना स्कोर आया। सत्यम की वो मार्कशीट जो थी, कुछ बच्चे थे आप लोग उनकी मार्कशीट चेक करके घर जाते थे, मुझे बताते मैं इस बार भी रह गया, इस बार भी एक क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि 180 करेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो गए। खैर कोई नहीं, बट फिर भी आप 180 के लायक थे। तो आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने 180 के लिए प्रिपरेशन किया? सर केमिस्ट्री में मेरे 180 ना आने का रीजन मैंने जो अभी इनिशियली बताया था कि मुझे वो 2-3 मिनट मुझे लगे कि एक्स्ट्रा चाहिए थे, वो कम पड़े, वही था। क्योंकि लास्ट में 1 मिनट में मेरे पास 3-4 क्वेश्चन करने को बचे थे, तो केमिस्ट्री ही बचा था वो अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे आता नहीं था, हो जाता वो। पर सर अगर प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी को लेके मैंने एनसीईआरटी पे काफी फोकस किया, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और फिजिकल में एनसीईआरटी सर मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैंने क्वेश्चन को काफी प्रेफरेंस पे रखा है फिजिकल में, और उसके क्वेश्चन के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए। और एनसीईआरटी मैंने कृष्णा बैच से पढ़ी है फिजिकल की, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी सर मैंने बहुत बार पढ़ी है केमिस्ट्री में। ओके। अच्छा, आप जब कृष्णा बैच फॉलो कर रहे थे आपको क्या लगता था कृष्णा बैच एक बार करना काफी है या 2-3 बार करना चाहिए? सर जितनी बार रिवीजन की जरूरत लगे, और रिवीजन के लिए बेस्ट है। और एक बच्चा है उसके 710 नंबर थे, उससे भी पूछा था जो कृष्णा बैच का एनसीईआरटी ड्रिल है वो आपको टफ लगा या इजी लगा या पूरा इन डेप्थ एनसीईआरटी, क्या स्टेटमेंट है आपकी उसके बारे में? सर वो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, मैंने क्वेश्चन उसको सॉल्व किया है। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन से पिक किए गए क्वेश्चन है, तो वो बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए। ओके। अच्छा, एनसीईआरटी ड्रिल आपने एक बार सोल्व की थी या 2 बार सोल्व की थी? सर मैंने एनसीईआरटी ड्रिल 2 बार की थी, और उसके साथ साथ एलन के मॉड्यूल, मैं एलन का स्टूडेंट हूँ तो मैंने एलन के मॉड्यूल काफी बार किए थे। वेरी गुड। एलन के मॉड्यूल ज्यादा बार किए थे और एनसीईआरटी ड्रिल 2 बार किया। वेरी गुड। इसके अलावा अगर अब हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपने कैसे प्रिपरेशन किया और जो फ्यूचर डॉक्टर्स है आप उनको कैसे गाइड करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? सर बायो के लिए एनसीईआरटी प्रेफर्ड होनी चाहिए, पर मैंने जनवरी के बाद एनसीईआरटी पे फोकस करना स्टार्ट किया था। मैंने उससे पहले मॉड्यूल भी किया है, क्वेश्चन भी किए काफी, और मॉड्यूल पे फोकस करके रखा। तो और लास्ट में मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया
तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको एक बार दो बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती हैं, उनके लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है नीट के एग्जाम के लिए। ओके, मतलब जो अगर एनसीईआरटी को याद कर सके तो उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी के स्टक हो जाओ। और अगर आपको एनसीईआरटी कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप जैसे मॉडल वगैरह की या अपने टीचर के नोट्स की हेल्प लो। सर ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको एनसीईआरटी एज इट इज लाइन याद हो जाती है, फिर तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली एज इट इज नहीं याद कर पाता था, तो मैं आपको मॉड्यूल की हेल्प लेता था कि मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लूं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, या थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगी तो फिर मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने बीट टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से फॉलो किया था। सबसे पहले तो आप ये बताओ, बीट में आपका मिनिमम स्कोर कितना था और मैक्सिमम कितना था? सर मिनिमम 654 था और मैक्सिमम 705। तभी तो मैं बोलता था कि ये भाई लड़का 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकता है, क्योंकि जो बच्चा बीट के मेजर टेस्ट में खास करके 650 स्कोर कर लेता, तो हम टारगेट करने लग जाते हैं कि इसको 720 का प्रिपरेशन कराना है। तो जब आप बीट का स्कोर कर रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि यार मेरे तो बीट में इस बार 680 आई, मैं 720 कैसे लाऊंगा? सर डेफिनेटली फील तो होता है, जब नंबर कम आते हैं तो वो फीलिंग आती है कि टारगेट बड़ा है और नंबर नहीं आ रहे हैं। पर रिग्रेट करने से बेटर है कि आप कहाँ गलत किए हो उसको फाइंड आउट करें और उस पर काम करके आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अच्छा, जैसे टेस्ट दिया, नंबर कम रह गए, मान लो केमिस्ट्री में भी 170 आए बीट में, तो उसके बाद रिग्रेट होता होगा, अरे 2 क्वेश्चन छोटे से मिस्टेक हुए, तो फिर उनको सुधारने के लिए आप क्या करते हैं? सर मैंने मिस्टेक कॉपी बना के रखी थी। मैंने काफ़ी लेंदी थी वो, मैंने काफ़ी मिस्टेक्स लिखी थी, तो मैं उस पे फोकस करके रखता था, मैं रिवाइज भी करता था उसको। और उससे हेल्प मिली पेपर में? डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा हेल्प कुछ मिली। मिस्टेक मैंने सर फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जो मेरे मिस्टेक कॉपी में था, वो एज इट इज क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी वही था। और नीट में बड़ी खुशी भी हुई होगी, मैंने क्वेश्चन देखा बड़ा होगा। और मैंने एग्जाम के एक दिन पहले अपने एक दोस्त को बताया भी था कि ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। एज इट इज क्वेश्चन की फोटो मैंने भेजी थी, वो सेम क्वेश्चन पेपर में आया था, उसका आंसर भी सेम था। वेरी गुड, फिर तो बड़ी खुशी हुई होगी। तो हाँ सर, वो मिस्टेक कॉपी सर बहुत जरूरी है। देखो, हम जितने भी इंटरव्यू करते हैं ना, हर बच्चे ने तो बोला ये मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, आप मिस्टेक कॉपी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए? सर बीट की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री बेस्ट है, बायो भी ऑलमोस्ट बेस्ट ही है। फिजिक्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे लगती है कि मैं जब भी पेपर देता था तो मेरे दोस्त लोग थे, वो भी यही बोलते थे, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए। नंबर फिजिक्स में ठीक आते थे मेरे, 160, 165, 175 भी आए हैं बीट टेस्ट में फिजिक्स में, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा टू द पॉइंट होने की जरूरत है। बायो और केमिस्ट्री, लाइक बायोकेमिस्ट्री जैसे पेपर, उसका जैसे क्वेश्चन, उसके जैसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी गुड, उस टाइप से फिजिक्स को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये बिल्कुल अच्छा सजेशन है, इस पे हम काम करेंगे। अगर बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारी बायो और केमिस्ट्री अच्छी है, हम थोड़ा सा फिजिक्स और उस तरफ लेके जा सकते हैं, तो डेफिनेटली लेके जाएंगे, इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, ये बताओ, जो डेली का आपका रूटीन होता था, तो उसमें आप कोई गेम वगैरह खेलते थे, एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ऐसा कुछ था? सर ये डिपेंड करता था कि मेरा शेड्यूल कैसा है। अगर मुझे लगता था कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है या थोड़ा सा परेशान लग रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करता था कि थोड़ा सा अकेला हो जाऊँ। लाइक किसी पार्क में अकेले घूमने चला गया, 1 आधे घंटे घूम के चला आया, या ऐसे रोड पे घूमने चला गया, आधे घंटे 1 घंटे ऐसे घूम के चला आया। आउटडोर संडे को मैं कभी कभी क्रिकेट खेल लेता था, और बैडमिंटन भी जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता था तो उसके लिए फिर खेल लेता था बैडमिंटन वगैरह। अच्छा, गेम से आपको लगा कि गेम से भी अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिली है? सर माइंड रिलैक्स हो जाता है तो डेफिनेटली पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाता था। फिर उसके बाद जब हम स्टार्ट करते थे तो एक बॉडी एनर्जाइज रहती थी, और तो फोकस्ड रहते थे हम ज्यादा, वो बेटर रहता था। एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ, यार आप डेली कम से कम, अगर आपको 680 प्लस करना, मैं हमेशा हर बच्चे को ही बोलता हूँ, 680 प्लस करना है तो डेली मिनिमम 1 आवर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या आउटडोर गेम, जो भी आपका जिम, जो भी आपको करना है, उसको देना चाहिए आपको, फिजिकल हेल्थ को। तो उस टाइम क्या आपको कभी लगता था कि यार मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, बेटर होता, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी बायो रिवाइज कर लेता, कभी ऐसा लगता था?
नहीं सर, अगर परेशान हूँ उस टाइम पे मैं घूमने निकलूंगा तो डेफिनेटली यही था कि मेरा भी बेस्ट डिसीजन है कि मैं इस टाइम पढ़ाई पढ़ तो नहीं होगी रहा नहीं। हूँ, इस टाइम पढ़ नहीं रहा हूँ। क्योंकि आप बुक खोल के बैठे हैं और आप 4 घंटे बैठे हैं और फिर कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। वेरी तो वो बेटर रहता था कि आप बाहर घूम लें या कुछ खेल लें, क्रिकेट या बैडमिंटन कुछ। ओके। अच्छा सत्यम ये बताओ कि सब एक बार तो आपकी फैमिली के बारे में अभी तक नहीं बताया आपने। पापा क्या करते हैं? टीचर है वो। टीचर है, Yes. वेरी गुड। गवर्नमेंट टीचर है? यस ओके। गवर्नमेंट स्कूल में यस सर। मतलब जैसे प्राइमरी हाँ, हाई प्राइमरी या प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल Yes. टीचर? ओके। मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ। भाई बहन? भाई मेरा एक भाई और है और 2 बहन और है। बहनें बड़ी है? एक बड़ी दीदी है, उनकी शादी हो चुकी है और और छोटी सिस्टर है, वो अभी 12th में पहुंची है। और दो भाई बहनें कितने? अभी तो सर उसकी जो भी वो चाहे करना। ओके। और भाई 7th क्लास में। भाई 7th क्लास में, वेरी गुड। अच्छा आपने अभी काउंसलिंग कराई, कॉलेज अलॉट हो गया? कौन सा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। ओके, आरएमएल लखनऊ। यस सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिला है। आप खुश हैं इससे? अब तो सर मार्क्स खुशी के हिसाब है। से तो और अच्छा मिलना चाहिए था। हाँ, पहले तो सर नहीं थे पर तो सेटिस्फाई। वेरी गुड। अच्छा कुछ लास्ट कोई पॉइंट आप ऐसा बोलना चाहते हो जो बच्चों के लिए मैसेज हो सके, जो इनको मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके आगे की जर्नी के लिए? सर मेरा एक सजेशन रहेगा कि थ्रू आउट द ईयर आप पढ़ाई पे फोकस करके रखिए। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, जिस भी टाइप का हो, आपको फोन चलाने की आदत हो या किसी भी तरीके का जो भी डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपके स्टडी आवर को इफेक्ट कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप मिनिमाइज करिए आप उसको। और शेड्यूल जरूर होना चाहिए सर, ये मुझे पर्सनली फील होता है कि आप सुबह जब आप जगते हैं उसके बाद आपको दिन में क्या करना है, अगर वो पहले से प्लान्ड है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने का। तो आप डेली का या वीकली या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप प्लान करके रखिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज करनी है आपको। तो इससे आपका टाइम बचेगा और जो टाइम वेस्ट करते हैं हम वो उससे बच जाएंगे। यानी मेन ये पॉइंट है भाई, एक तो आप अपनी पढ़ाई पे साल भर फोकस रहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए, चाहे वो मोबाइल फोन का है, गेम का है, सोशल मीडिया का है, यारी दोस्ती का है, मूवी देखने का, बाहर घूमने का, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे बचना है। प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है, डेली का प्लान आप पहले ही बना के रखिए ताकि दिन में कोई डाउट ना हो कि मुझे कब क्या करना है, तो उससे आपके माइंड में एक सीक्वेंस रहेगा। इसके अलावा भाई इन्होंने भी बोला है, मैंने आपको हमेशा बोला 680 प्लस करना है तो आपको हेल्थ को टाइम देना पड़ेगा, चाहे वॉक करें, चाहे आप गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलें या कोई जिम वगैरह योगा एक्सरसाइज करें, जो भी आप करें। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ये बोला था कि आप मिस्टेक की कॉपी जरूर बनाएं, हर टॉपर मिस्टेक की कॉपी बनाता है। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट टाइम पे जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, लास्ट के आपके 2 महीने जो है उसमें रिवीजन अच्छे से करिए, उन टॉपिक पे फोकस करिए जो मेजर टेस्ट में मिस्टेक हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। और एक आपने बोला था कि टाइम अच्छे से मैनेज करिए, कि पेपर को आप 3 घंटे का मान के चले, 3 घंटे 20 मिनट का ना मान के चले, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आई थिंक ये समरी, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट आपने नहीं बोला है जो मैंने समराइज कर दिया। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत बधाई हो सत्यम आपको। उम्मीद है आप नीट 2024 में आपने यूजी में अच्छा स्कोर किया है, पीजी में आप इससे अच्छा स्कोर करोगे और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे, फिर आगे अच्छा डॉक्टर बन के हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करेंगे। कोशिश करूंगा सर पूरी। वेरी गुड भाई, सत्यम में काबिलियत है ये मैं जानता हूं, और सत्यम अब और अच्छे से मेहनत करेगा और ये अच्छी चीज है। 685 और नीट 2024 में तो 685 पे रैंक भी काफी पीछे चली गई, ये हमारे लिए अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर मी नॉट टू मी, क्योंकि देखो अब ना मन में कसक रहेगी कि यार पीजी में नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे, ना तो टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट में कोई कमी रखनी, ना रिवीजन में, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजों में फोकस रहेगा। क्यों? वो इससे बेटर के लिए प्रिपेयर करेगा, जो भी हुआ है उससे और बेटर के लिए प्रिपेयर करेगा। वेरी गुड। तो सत्यम पक्का पीजी में और अच्छा करेंगे, अच्छा डॉक्टर बन के मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको भी भाई। अगर कोई डाउट है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सत्यम या मैं इस वीडियो पे रिप्लाई जरूर करेंगे जो बच्चों के कमेंट आएंगे। पक्का सत्यम? यस। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।